हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी वितान पुस्तक का पाठ 3 अतीत में दबे पांव ये पढ़ा। बेटा ये हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है। जितना हमने पढ़ लिया है उसको एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं, ठीक है। इसके लेखक है बेटा ओम थानवी, ठीक है। लेखक है ओम थानवी। पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव। अब अतीत में दबे पांव का क्या अर्थ है? अतीत यानी कौन सा? अतीत क्या होता है? जो समय हमारा बीत चुका है, ठीक है। में दबे पांव यानी उसमें ऐसी क्या क्या बातें हैं, इतिहास में क्या क्या है। यहाँ पर लेखक जो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 शहर हैं जिसको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बोलते हैं, मतलब वो शहरों के नाम हैं, उनके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है, ठीक है। इंग्लिश में मोहनजोदारो और हिंदी में मोहनजोदड़ो। कभी आप ये सोचो कि मैम ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं इस वर्ड को, ठीक है। चलिए इसको एक बार जितना हमने पढ़ा उसको दोहरा लेते हैं बेटा। क्या है इस पाठ में? अतीत में दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा की हुई यात्रा के बारे में बताना, ठीक है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों, कौन कौन से महानगर हैं? मोहनजोदड़ो, और अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे तो क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो, ठीक है। क्या लिखोगे? मोहनजो, ठीक है, और दड़ो। अगर इसको मिला के बोलोगे तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, और या फिर इंग्लिश में मोहनजोदारो, ठीक है। तो क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दूसरा शहर कौन सा है? हड़प्पा, ठीक है। इनमें जो अवशेष मिले हैं, जो खुदाई में मिले हैं या वैसे कहीं जमीन पर पड़े हुए मिले हैं, खुदाई करते हुए मिले हैं, जो अवशेष यानी जो बचे हुए हमें मिले हैं अवशेष, वो क्या है उनके बारे में बताया है, ठीक है। उनको देखकर जो अवशेष उनको मिले हैं इनकी यात्रा करते समय इन 2 शहरों में, उन अवशेषों को देखकर कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि उस समय की सभ्यता और संस्कृति कैसी होगी, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अब तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। यानी अब तक जितना भी हमें खुदाई में मिला है उससे हम क्या कर सकते हैं? ऐसे तो हमारे पास, मतलब यूं तो हमें जानते नहीं कि ये हमारे समय में ही थे, ऐसी चीज़ें हमारे से तो बहुत पहले के समय की बातें हैं, ठीक है। तो हमें जो मिल गया, ठीक है, मान लो आपको कुछ मिल जाता है, आप अपना घर बना रहे हो या कुछ ऐसा मतलब मिल जाता है, आप उसको देखकर उसकी इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये ऐसा होगा, कितने समय पुराना होगा, मतलब अपने अनुमान लगा सकते हो। तो लेखक ने भी सेम वैसे ही किया है, ठीक है। बस उसकी जो कल्पना है, उसकी जो इमेजिनेशन, उसको साकार करने की चेष्टा की, उसको शब्दों में पिरोया है। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के नहीं बल्कि विश्व के 2 सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। उस समय का ये केंद्र है, जैसे हमारा केंद्र दिल्ली है, जैसे हमारी राजधानी है वैसे, और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों पर, यानी इस प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है, यानी आप वहाँ पर घूम सकते हो। यह शहर का अब भी वही है जहाँ कभी था, यानी जैसा था ये अभी भी ऐसा ही है। आज भी वहाँ के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है, ठीक है। एक कल्पना है कि जो टूटे टूटे घर है उनकी घर की रसोइयों में क्या है, आप स्मेल कर सकते हो। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी के रुनझुन की आवाज़ें सुनी जा सकती है। बैलगाड़ी जो बैल खींचते थे उनके गले में घुंघरू की आवाज़, घुंघरू बांधे जाते थे, उनकी आवाज़। खंडर बने घरों की टूटी सीढ़ियाँ अब चाहे कहीं न ले जाती हूँ,
यानी जो इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी, ऐसा लगता था जैसे कि आकाश की ओर जा रही हैं। लेकिन आज बेशक वो भले ही आपको कहीं न लेकर जा रही हो, यानी वो आकाश की ओर जाते जाते अधूरी रह गई हो, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर क्या अनुभव किया जा सकता है कि आप जैसे दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। ठीक है, उन सीढ़ियों पर खड़े होकर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर सकते हो जैसे कि आप दुनिया की छत पर खड़े हो गए हो। ठीक है, आप वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उसके आगे को भी आप देख रही हैं, ऐसा लगता है। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप का है। अब मतलब उसी के बारे में बता रहे हैं, कभी चबूतरों के बारे में, स्तूपों के बारे में, गलियों के बारे में, कमरों के बारे में, इस तरह से बताया जा रहा है, आगे वर्णन किया जा रहा है। अब यह केवल एक मात्र टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के क्या हैं, उनके भी कमरे हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। किसका? नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या बोलते हैं? गढ़। ठीक है, पुरातत्व के जो विद्वान हैं वो क्या बोलते हैं इसको? गढ़। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता, धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे, और ऐसा भी माना जा सकता है कि इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला, सभी अतीत की चीज़ें कही जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस द्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना, नगर नियोजन का अनूठा प्रमाण है। क्या उदाहरण है? यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक प्रवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है, यानी आज बेशक वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया खोया है। दुनियादारी के अपनों में उसे अब विश्वास नहीं रहा है। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की क्या है? बस्ती है, जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बस्ती। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो दूर तक खंडर, टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। टूटे फूटे घर किसके रहे होंगे? जो बेचारे काम करने वाले थे, जो कारीगर थे। लेकिन जो बड़े बड़े लोग थे उनके घर तो आज भी ऐसे ही मजबूत दिखाई देते हैं। चूंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे, इसलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। यानी वो बेचारे, उनके घर ही ऐसे होंगे कि अब क्या सबूत मिलेंगे उनके घर पे। अर्थात पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। टीले की दाईं तरफ एक लॉबी है, इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को धरोहर के प्रबंधकों ने देवमार्ग कहा है। देवमार्ग। यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। इसकी गहराई कितनी है? 7 फुट। इसके उत्तर और दक्षिण में क्या है? सीढ़ियां उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नान घर हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा। ठीक है, वास्तुकला यानी जैसे मनुष्य को रहने के लिए कुछ जगह बना ली जाती है। ठीक है, नमूना कहा जाएगा इसको वास्तुकला का, क्योंकि इन सभी स्नान घरों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है ताकि कुंड में से पानी न रह सके और अशुद्ध पानी कुंड में न आ सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास एक कुआं है। कुंड से बाहर पानी निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हैं तथा ईंटों से ढकी हुई भी हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं देखा होगा। कोई दूसरा
ऐसा बंदोबस्त पानी निकालने का इतिहास में दूसरा है ही नहीं। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के खंडर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके तीन तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी होंगे। ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते हैं। जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो वहाँ पर ज्ञान की शाला यानी जैसे पाठशाला होती है वैसे क्लासेस लगती होंगी। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत की इसको क्या कहा जा सकता है, एक धार्मिक महाविद्यालय। ठीक है, पढ़ने का स्थान ही हो गया। क्या इसके बनावट को देखकर क्या कहा जा सकता है, एक धार्मिक महाविद्यालय। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। ठीक है बेटा, इतना हमने पढ़ लिया था, इसको हमने दोहरा लिया है। इसके आगे आप अपनी पुस्तक से भी पढ़ना और नेक्स्ट वीक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में धीरे धीरे लिखते रहना। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, एक बार आप खुद पढ़ के समझ के आप थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके बेटा, धन्यवाद।